नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, क्योंकि 2 अप्रैल को कहा जा रहा है सरकार इसको वापस संसद में ला सकती है। अगस्त 2024 में इसे पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था, क्योंकि विपक्ष ने इसको लेकर के सवाल उठाया था। उसके बाद संसदीय समिति ने इस पर अपनी संस्तुतियाँ दी हैं, अपने सुझाव दिए हैं। उसके बाद सरकार एक नया संशोधन बिल लेकर के आएगी। जो प्रमुख विवाद की जो वजह है इस बिल को लेकर के, पहला तो ये कहा जा रहा है कि आपत्ति, खासकर वैसी आपत्ति उठा रहे हैं कि भैया ये मुसलमानों के मामले में सरकार का हस्तक्षेप है। खासकर एक जो बिल का वो है कि वक्फ बोर्ड में अब एक गैर मुस्लिम भी इसके सदस्य हो सकेंगे। इसको लेकर के बार बार आपत्ति उठाई जा रही है। कहा जा रहा है, खासकर वैसे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कि जो गुरुद्वारा कमेटीज है या जो श्राइन बोर्ड्स है, उसमें जब कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं तो फिर ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को लाने का क्या औचित्य है। ये हमारे मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप है। इसको लेकर के आज जो ईद की नमाज हुई, बहुत जगहों से विरोध की भी खबरें आई हैं। इस पर सियासत भी हो रही है। ओवैसी साहब लगातार सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश, नायडू और चिराग जवाब दें, क्या वो इस बिल का सपोर्ट करते हैं। अगर वो इस बिल का सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान समाज इसको माफ़ नहीं करेगा। अखिलेश सर, पहला सवाल आपसे ही कि ये जो आपत्तियां हैं कि भाई गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है, डीएम को राइट होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसको लेकर के, इसके अलावा जो बाई यूजर वाला जो एक क्लॉज था उसको भी लेकर के बदलाव की कोशिश सरकार कर रही है। तो आरोप ये है, कांग्रेस भी इस बिल का विरोध कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टी, आरजेडी बहुत मुखर तरीके से विरोध कर रही है, एनडीए के सहयोगियों पर दबाव है। नायडू साहब ने तो जो इफ्तार के समय में भरोसा भी दिलाया कि हम जो है आपके हितों की रक्षा करेंगे। नीतीश और चिराग का कोई अभी क्लियर स्टैंड नहीं आया। तो सरकार ये बिल लाने की पहली तो प्रमुख वजह क्या थी, और क्या इसके पीछे सियासत ज़्यादा है या सुधार की मंशा ज़्यादा है या सियासत ज़्यादा है? दोनों बातें। मुझे तो जो मंशा शुरुआत में थी वो सुधार की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि होता है कि हर मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तो ये भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान के लिए अब वक्फ बिल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। फ्लैश पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव सिर पर खड़े हैं। कुछ ही महीने में बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में मुस्लिम वोट जो है वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए विपक्ष को भी लग रहा है कि जेडीयू जैसा दल जो कि सेकुलरिज्म को लेकर के एक स्टैंड लेता रहा है, क्या वो इस मुद्दे पर फंस सकता है। फंसने का मतलब ये कि क्या वो घिर सकता है ऐसे मौके पर कि विपक्ष कहे कि देखिए आपने एक ऐसा बिल पारित करवा दिया जो कि मुसलमानों के हितों के तथाकथित खिलाफ है। तथाकथित शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो सारी बातें कही, आपने वो सारे आर्गूमेंट दिए जो इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन बिल के पक्ष में क्या आर्गूमेंट है, एक बार अभी तक ये कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ। बिल आपने पूछा कि क्यों आ रहा है, इसमें कई सारी शिकायतें आती थी। वक्फ को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलते हैं, आपसी विवाद होते हैं, संपत्ति का मिसयूज़ होता है, संपत्ति पर एनक्रोचमेंट होता है। ये सारी बातें थी जिसको लेकर के चला कि एक सुधार होना चाहिए। वरना तो ये बिल पहले ही बना, तो कानून बना तो बना ही है, रेगुलेशन के लिए कानून तो है, पर उसमें वो लगा कि वो काफ़ी नहीं है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा कि इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया गया, तो दलील इसमें ये दी गई है सरकार की ओर से कि देखिए गैर मुस्लिम की बात जहाँ तक आती है वो इसलिए भी उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्योंकि जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसमें गैर मुस्लिमों ने भी अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट किया, तो इसलिए उनकी भी हिस्से इसमें हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में भी क्या सबको रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक प्रश्न उठा कि जैसे आगा खानी है, जैसे कि बोहरा हैं, जैसे कि पसमानदा हैं या मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या उनको वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो वो नहीं है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए भी एक ये रास्ता ढूंढा गया कि इसमें संशोधन होना चाहिए। जो आपने वक्फ यूज़र की बात की, ये बात ज़रूरी कि उसको लेकर के कि एक बड़ा विवाद है, पर अब उसमें जो जेपीसी के पास गया था और जो 14 संशोधन उसमें किए गए हैं, तो वक्फ यूज़र में ये प्रावधान किया गया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा। ये उसमें किया गया कि रेट्रोस्पेक्टिव ये नहीं होगा, पीछे से लागू नहीं किया जाएगा। और इसमें एक जो आप बात आपने कलेक्टर की बात कही थी, उसमें भी अब एक जेपीसी ने संशोधन अपना दे दिया है। आपको याद होगा कुल 58 संशोधन जेपीसी के सामने आए थे, इसमें कि सेक्रेटरी लेवल पे, जिसमें कि 44 संशोधन विपक्ष की ओर से तो उनको खारिज कर दिया गया। 14 संशोधन जो एनडीए की ओर से आए थे, उसमें एक संशोधन ये वाला भी था कि कलेक्टर के बजाय जो सीनियर ऑफिशियल होंगे, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर सवाल यही उठ रहा है कि वो भी तो सरकार का ही आदमी होगा। वो होगा, और वो इसलिए क्योंकि जो स्टेट का सब्जेक्ट होता है लैंड, जो भूमि होता है वो राज्य का विषय होता है, और इसलिए जो राज्य वक्फ बोर्ड होते हैं उसमें राज्य सरकार की एक बड़ी से होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए जब ये कलेक्टर के पास जा रहा था
तो इस पे ये एतराज़ किया गया और ये एतराज़ करने वालों में जेडीयू थी, जो कि एक बड़ी सहयोगी और जो एक बड़ी भूमिका इस बिल को पारित कराने में निभा सकती है। उसका ये ऑब्जेक्शन था कि चूंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट सरकार की भी इस पर से होनी चाहिए, तो इसलिए कलेक्टर के बजाय इनको सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड और डिप्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये वाला क्लॉज इसके अंदर किया गया है। तो ये सारे सुधार हैं जो किए गए हैं। और जहाँ तक जेडीयू का प्रश्न है, टीडीपी का मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन जेडीयू की खबर अभी हमने डाली भी, ये बताया भी है कि जेडीयू मूलतः दो बातों पे चाहती थी कि स्पष्टीकरण होना चाहिए। पहला तो ये कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना हो, तो वो क्लियरिटी दे दी गई है कि इसमें जो वक्फ यूज़ है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें से होना चाहिए, तो उसके लिए कलेक्टर वाला प्रोविज़न हटा दिया गया है। तो ये थोड़ी सी तकनीकी बातें हैं, लेकिन ये तकनीकी बातें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होती है या मुद्दों पर चर्चा होती है तो फिर अंदर तक तह तक जाना भी ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से एक उसको ये बना देना कि जैसे आज संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की बात में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सीए को लेकर के ये माहौल बना दिया गया देश में कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आज तक किसी एक की भी नागरिकता गई हो तो बताइए। तो जब स्लोगन्स बन जाते हैं, जब पॉलिटिक्स हावी हो जाती है, तो फिर तकनीकी बातें गौण हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि तकनीकी बातें भी सामने आनी चाहिए, इसलिए मैंने सारी बातें कही हैं। बाबा, ये तो तकनीकी पक्ष बताया अखिलेश सर ने पूरा कि सरकार की क्या मंशा उसको लाने के पीछे, और विपक्ष के मैंने बताया है कि विपक्ष के क्या आरोप हैं। सरकार की मंशा एकदम साफ है। जो बात अखिलेश ने कही उसमें सही है कि सरकार की मंशा साफ है। विपक्ष का एक भी संशोधन नहीं माना गया, एक भी संशोधन नहीं माना गया। 44 थे ना करीब, या 44 थे, एक भी संशोधन। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही जेपीएससी चेयरमैन का इंटरव्यू भी किया था, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछे थे कि आप कम से कम एक संशोधन तो मानते, यदि आप सही में चाहते हैं कि ये सब कुछ अच्छा है तो आप उसको भी एकोमोडेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बदले उन्होंने कहा बड़े अच्छे आंकड़े हैं, 118 घंटे की बैठक, 482 पेज की रिपोर्ट, 38 बैठकें की गई, 250 से ज़्यादा स्टेक होल्डर से बातचीत, ये सारे आंकड़े उन्होंने मुझे बैठा के लिखाए हैं। इसलिए मैं मेरे अभी नोटबुक में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पर आप संख्या बल है आपके पास, आप करा लेंगे। और जो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो जिस ढंग की बातें कर रहा, आंदोलन भी किया उन्होंने, नायडू साहब के यहाँ भी गए, अब नीतीश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश क्या बज करेंगे कि क्या करेंगे, ये उतना देखना होगा। क्योंकि शायद अभी हाल के दिनों में जब रमज़ान का समय था तो गाहे बगाहे रोज़ मैं देखता था कि वो इफ्तार में शामिल हो रहे थे। तो उनको भी इस बात का अंदाजा है। अब कितना परसेंट, 4% या कितने परसेंट वोट मिलते हैं माइनॉरिटीज़ को उनको, लेकिन वो अपने आप को सेकुलर दिखाना पसंद करते हैं। 24 के लोकसभा में एनडीए को बिहार में 12% वोट मिले, 12% मुस्लिम्स के तो 12% वोट मिले थे। हाँ, तो वो दिखाते हैं, वो उनको हिचक नहीं होती है। वो टोपी पहन के रोज़ इफ्तार में वो जा रहे थे, विजुअल्स भी आ रहे थे। उनको असहज करने की कोशिश है विपक्ष के द्वारा। शायद जो है बार बार उनको इसलिए जो है टीज किया जा रहा है कि आप तो टोपी तो लगाते हैं, लेकिन क्या सच में आपका दिल साफ है, इस पर अपना स्टैंड साफ। यही दुविधा जो है चिराग के मन में भी डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपको हम डिस्क्रेडिट कर देंगे चुनाव के मैदान में। भले ही उस पर ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन उनकी जो नीतीश कुमार की जो राजनीति है ना, जो अपने आप को वो कहते हैं कि उसमें ज़रूर डेंट पड़ सकता है यदि इस कार्ड को यदि विपक्ष अच्छे से खेलता है तो। और मुझे लगता है लालू यादव इसी तरह के मौके के इंतजार में हैं, क्योंकि ये अब एक सीरियस इशू बन जाएगा। 2 तारीख को बिल आना ही आना है, बिल आने से कोई रोक नहीं सकता। बिल शायद पारित भी हो जाएगा, उसके बाद क्या एक आंदोलन खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए ये मुद्दा जो है आने वाले दिनों में और भी जोर पकड़ेगा और इसमें देखिएगा जम के राजनीति होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो बात मनोरंजन कह रहे हैं कि 2 तारीख को बिल आने की संभावना है। सत्र जो है बजट सत्र का दूसरा हिस्सा वो 4 तारीख तक होना है। 4 को गुड फ्राइडे है, तो हो सकता है कि उसकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि सांसद कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। तो 3 तारीख तक ही आपका सत्र बचा, तो 2 और 3 सिर्फ 2 दिन बचते हैं। तो क्या उसमें लोकसभा में आ भी जाए, लोकसभा में बहस भी हो जाए, पारित भी करा लिया जाए, उसका राज्यसभा भी चला जाए, राज्यसभा भी पारित कर दे, संभव नहीं लगता। तो इसलिए पोस्टरिंग ज़्यादा लग रही है कि हो सकता है कि सरकार अपनी मंशा दिखाए
कि देखिए वो चाहती कि ये बिल पारित हो जाए, लेकिन समय चूंकि ज्यादा नहीं है इसलिए इस पे मैं अखिलेश से एक और सवाल पूछना, अभी जो एनडीए की मीटिंग हुई थी बिहार के, सर क्या इसमें जेडीयू के कुछ सांसदों ने ये बात कही, उसमें उस मीटिंग में जेपी नड्डा थे? क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे पार्लियामेंट में सुनने को मिला कि उन लोगों ने कहा कि अभी रुक जाइए, क्या जल्दबाजी है, क्या इस ढंग की भी बातें हुई हैं? नहीं, देखिए जहाँ तक जेपीसी का सवाल है नहीं, उसमें- नहीं, वो जो मीटिंग हुई जेपीसी थी। में तो जेडीयू के लोग थे ही, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, लेकिन ये तो पॉलिटिकल कॉल होगी ना। अगर मान लीजिए बीजेपी को भी एक मैसेजिंग देनी है, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ जेडीयू को फिक्स करना चाहते हैं आरजेडी या कांग्रेस, तो बीजेपी भी तो एक मैसेज अपने लिए देना चाहती है। तो वो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही काम होगा। जैसे कि जेपीसी भेजने का फैसला भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था, वैसे इसमें बिल लाना है, कब लाना है, बिल को पारित कराना है या नहीं कराना, ये भी आपसी समझ के साथ और एक राजनीतिक निर्णय होगा। सुमित सर, सवाल पूछना, लेकिन एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ अखिलेश जी और बाबा की बात पे। हमको वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए कि कब ये वक्फ बिल आ रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा हाफ चल रहा है, ये करीब करीब 40 दिन का कार्यकाल रहा, दोनों सत्र मिला लें तो ये डे 1 पे भी आ सकता था, बड़ी आसानी से पास हो सकता था। आसानी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सरकार ने ये मंशा दिखाई थी कि वो वक्फ का अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है, तो ये सहयोगी उनके साथ थे, यही टीडीपी, यही जेडीयू, यही चिराग पासवान, यही जयंत चौधरी, यही अजीत पवार, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये बिल लाया गया। और सरकार को जब ये भरोसा हो गया कि ये पास हो सकता है, नंबर है, तभी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, तभी वो पूरा प्रोसेस को फॉलो किया गया कि सरकार के पास नंबर थे और सरकार को भरोसा था कि सहयोगी साथ देंगे। लेकिन अगस्त 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में गंगा में बहुत पानी बहा है। महाकुंभ हुआ, कुंभ में एक सुपर हीरो निकल के आया योगी जी के तौर पे कि उन्होंने बहुत सफल करा दिया। फिर हिंदू मुसलमान का डिबेट शुरू हो गया, औरंगजेब को लेकर फिल्म आई थी जो विक्की कौशल वाली, छावा। मतलब ये ऐसा माहौल बना और संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से बार बार ये फीडबैक दिया गया ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, औरंगजेब पुरानी बात हो चुकी है। फिर ये संघ की तरफ से कहा गया कि ये सब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। ये इंडिकेट किया गया कि आपको इस तरह के जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, जिस पर जो सो कॉल्ड हिंदुत्व के मामले को जगाते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहा जाए। उसके बीच में वक्फ के बिल को पास कराना है। अब मैं केवल बिहार चुनाव नहीं देख रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय राजनीति देख रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल ठीक है जो बात अखिलेश जी ने कही कि सिर्फ 3 दिन का वक्त है, 3 दिन में पास कराना बहुत आसान नहीं लगता है। लेकिन अगर आप मंशा दिखा देते हैं कि हम लेकर आए, तो आप अगले 6 महीने तक राजनीति कर सकते हैं बिहार के चुनाव तक, कि हम तो लाना चाहते थे, सहयोगियों के सम्मान में हमने इसको रोक लिया है। ये आप बिहार में जेडीयू के लिए कह सकते हैं, जेडीयू और चिराग पासवान के लिए। लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, फिर बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, और वहाँ पे यही बिल पास कराने पर बीजेपी को फ़ायदा होता है। वहाँ पर बीजेपी विपक्ष में रह के चुनाव लड़ेगी, खासकर बंगाल में, जहाँ पर ममता बनर्जी, जहाँ पर अभी अमित शाह ने कहा अपने भाषण में कि अगला हमारा जो तैयारी है बंगाल की है, बंगाल जीत के दिखाएंगे, साफ साफ उन्होंने संसद के अंदर कहा। तो ये जो परिस्थितियाँ दिखा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, अब जो आप पूछने वाले थे शायद उसी चीज़ का मैं जवाब दे रहा हूँ बगैर आपका सवाल सुने, कि मुझे ऐसा लगता है पूर्णेंदु कि ये बिल अभी आएगा, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है तमाम अमेंडमेंट के साथ, और आखिरी दिन आएगा, उस दिन हाउस एडजर्न हो जाएगा। शोर शराबा हंगामे के बीच में सरकार कहेगी टेबल हो गया, आ गया है, और इसको फिर पड़ा रहेगा। बिहार, हमने ऐसे बहुत से शगुफे देखे हैं। बिहार चुनाव से पहले मानसून सत्र भी तो आएगा, आने दीजिए, उसमें क्या होगा? तो आने दीजिए ना, जब चर्चा होगी तब हंगामा हो जाएगा, जब टाल दिया जाएगा। भाई जरूरी थोड़ी कि कोई टाइम फ्रेम थोड़ी कि आपको पास ही कराना आज ही, कि 90 दिन का वो अध्यादेश लेकर आए, संसद सत्र शुरू होगा तो आपको बिल पास ही कराना है, वो तो है नहीं, कोई अध्यादेश तो आया नहीं है, आप तो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, तो उसमें भी बहस हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि बिहार ये बिल आएगा, लेकिन जो बिल को लेकर 2-3 बातें अखिलेश जी ने कही वो बिल्कुल कॉन्क्रीट बातें हैं। जैसे ये इस चीज़ को ओवैसी साहब का कहना कि तमाम बोर्ड्स में हिंदू क्यों नहीं है, गैर हिंदू क्यों नहीं है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गैर सिख क्यों नहीं होते हैं, सिर्फ इसी में गैर मुस्लिमों को क्यों डाला जा रहा है, वक्फ के जो बोर्ड्स बनेंगे। वक्फ के पास ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पे, और प्लस वो असीमित पावर हैं। 2013 में यूपीए सरकार ने चुनावों के ठीक पहले लास्ट अमेंडमेंट लेकर आए थे इस बिल में, और इतने असीमित पावर कर दिए थे कि अगर वक्फ का बोर्ड बैठ के, अगर मान लीजिए हम बोर्ड के सदस्य हम ये तय कर लें कि ये बिल्डिंग हमारी है, ये जगह हमारी है, तो हम क्लेम कर सकते हैं, फिर कहीं आप चुनौती नहीं दे सकते उस चीज़ को। हाईकोर्ट में तो जा सकते हैं। हाँ, मतलब हाईकोर्ट में जाएंगे ना, लेकिन आप उस वक्त तक तो आपने कब्जा कर लिया ना।
ऐसे न जाने कितनी चीज़ों पर कब्जा किया जा रहा था। और ये बात भी फैक्ट है कि बहुत से मुस्लिम संगठनों ने ही वक्फ के फैसलों के खिलाफ चुनौतियां दे रखी हैं उसी हाई कोर्ट में जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम ही इसके अगेंस्ट में है। परिस्थितियां ऐसी है कि अगर सरकार की इंटेंशन जो शुरू में थी वो वाकई में इसको साफ सुथरा करने की थी, पर क्या अब जब राजनीति होने लगी है तो बीजेपी से राजनीति में करने में तो कोई जीत नहीं सकता, खासकर ऐसे मामले पे जो इमोशनल इशू हो, जो हिंदू मुसलमान का इशू हो। पीडी सर, ये आपको लग रहा है वक्फ बिल के बहाने जो है वो नीतीश कुमार नायडू साहब, चिराग पासवान जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने की बात करते हैं और मुस्लिम उनको वोट भी करते हैं और उनकी एक इमेज भी है, क्योंकि नीतीश की इमेज है, चिराग की इमेज है, नायडू साहब की इमेज है, मुस्लिम उनको वोट करते हैं भले ही वो चाहे बीजेपी के साथ सरकार में हो तब भी। क्या उनके लिए ये बिल असहज करने वाली स्थिति होगी? देखिए, सिर्फ इन राज्यों और इनके नेताओं का मामला नहीं है। असल में कानून को लेकर इतनी बात हुई, ये भी लगभग साफ हो रहा है कि इस सत्र में ये बिल पास नहीं होने जा रहा है। अगर आ भी गया तो कुल मिला के मामला राजनीतिक है, जो हम लोग सब देख रहे हैं। चिंता की बात यही है, एक बहुत संगीन मामले को इस तरह राजनीतिक बना के पेश किया जा रहा है, जिसमें एक तबके को इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे वो इस देश के संविधान को नहीं मानता है। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक चीज़ है, उसको एक मान्यता मिली हुई है, उसमें संशोधन हुए हैं, उसमें और संशोधन हो रहे हैं। तो पहले तो स्पष्ट है कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, इस देश के नागरिकों का मामला है। इस देश के नागरिकों के लिए, एक तबके के लिए वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दिए गए वो भी बेमानी थे, उसको सीमित करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह पूरी प्रक्रिया आकार दी जा रही है कि वक्फ बोर्ड का जो भी हो उसके राजनीतिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और दूसरा एक पूरा तबका अपने आप को किनारे हाशिए पे जाता महसूस कर रहा है, तो जो हड़बड़ी तमाम मुद्दों पे सरकार दिखा रही है वो थोड़ी सी चिंता पैदा करती है। और ये प्रोसेस सिर्फ सरकार तो ये कहेगी ना कि हमने इसको संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जहां सभी पार्टियों के सदस्य थे, उसके बाद मतलब ड्यू कोर्स हमने फॉलो किया, उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति भी तो जो लोकसभा में, राज्यसभा में जो बहुमत होता है उसी के आधार पे होती है। नहीं, दूसरा तो भेज होगा दिया ही, तो भेज उसमें नहीं दिया, बात क्या है। लेकिन उसके पहले 3 महीने तो मुद्दा खड़ा कर दिया आपने। लोकतंत्र में कानून तो सरकार ही बनाती है ना, हाँ, कि विपक्ष बनाता है कानून। नहीं, 3 महीने मुद्दा आपने खड़ा कर दिया, कानून जब बनेगा तो बनेगा। और ये भी तो सच्चाई है, जितने भी मुकदमे होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट में ही होते हैं, खासकर दीवानी के मुकदमे सरकार के अगेंस्ट में ही होते हैं। यही मूल बात है कि उस राजनीति से बचने की जरूरत है। विचेस सर, देखिए अब टेक्निकल चीज़ें और वो सारा डिस्कशन हो गया है। अब सुमित सर ने थोड़ा इशारा किया कि उसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि हमने इस पे चर्चा भी की थी कि मोहन भागवत साहब ने कहा था कि वो अब हर जगह जो है खोदने की जरूरत, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स उन्होंने 24/7 कर दिया, लगभग दूसरा हर दिन कोई ना कोई इस तरह का बयान आता है, चैनलों पे खबर चलती है, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होता है, वो हम देख रहे हैं। बार बार ये बात हो रही है कि संघ अब बहुत नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम इश्यूज को एस्केलेट करना। फिर मोदी जी का सौगात आती है ईद को लेकर के कि गरीब जो मुस्लिम परिवार हैं वो उनको हम एक किट दे रहे हैं, उसमें 500-600 रुपए की किट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, खाने पीने से लेके कपड़े की सारी चीज़ें। इसको एक गुडविल, सूफी इवेंट में जाते हैं, सूफी इवेंट में जाते हैं, तो एक गुडविल जेस्चर है और एक प्रधानमंत्री के तौर पे मतलब एक दुनिया में भी इसको लेकर के काफ़ी सराहना की गई। फिर वक्फ बिल भी आता है, उसको लेके फिर बहुत सारे नेताओं के आक्रामक बयान आते हैं। क्या बीजेपी और संघ में कुछ कंफ्यूजन है इन सारे मुद्दों को लेकर के, या एक रणनीति का हिस्सा है सब कुछ? बीजेपी और आरएसएस में अगर कन्फ्यूजन होगा भी तो वो सतह पर नहीं आएगा, और जिस दिन वो सतह पर आएगा बहुत भयंकर विस्फोट के रूप में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। असल आपने बात की थी वक्फ पर, तो हम इधर उधर की बात न करके अगर वक्फ पर ही बात करें तो मैंने वक्फ पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ पढ़ा है उसमें मुझे लगता है कि इस देश में मुसलमानों का जितना बुरा, जितना बेड़ा गर्क नरसिम्हा राव ने किया उतना तो बीजेपी ने कभी नहीं किया। नरसिम्हा राव ने, अभी प्रियदर्शन जी बता रहे थे कि वो संवैधानिक संस्था है, 1954-55 में बन गई थी, वक्फ बोर्ड बन गया था। आपने एक संवैधानिक संस्था बना दिया तो आप ही को ये भी देखना है कि कोई भी संवैधानिक संस्था एक मर्यादा से बाहर न जाए,
उसको असीमित शक्तियां न मिले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नरसिम्हा राव ने 1995 में जो वक्फ बोर्ड को जो ताकत दी, उन्होंने चूँकि बाबरी, उनको लगता था कि बाबरी मस्जिद गिरने का उन्होंने पाप किया, लगता नहीं था, उन्होंने कई जगह बाद में माना कि उनकी सह से गिरी थी। उनको ये लगता था कि अब मुसलमानों को खुश करने के लिए, वो प्रसन्न हो जाएं, उन्होंने इस तरह के तमाम शगुफे छोड़े, जिसमें से एक था कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे देना। उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तभी से थमा दिया। बीजेपी शक्तिशाली नहीं थी जिन दिनों, उन दिनों तो ठीक है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा आज कोई अनायास नहीं उठा है, ये पहले भी उठता रहा है। बीजेपी पहले कमज़ोर थी तो कम उठता था, ताकतवर हुई तो ज़्यादा उठने लगा, और अभी जब 240 पर आ गई तो उसे लगा कि नहीं, ताकत गिर रही है, तो कुछ और ज़्यादा जोश खरोश से उसने उठाना शुरू किया। अब सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? अगर सरकार अपना नियंत्रण करती है तो सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि दूसरे धर्मों की भी जो धार्मिक संपत्तियां हैं, क्या वो सरकार के हाथ में होंगी? क्या तमाम मंदिरों की संपत्तियां सरकार के हाथ में होंगी? ऐसा अभी नहीं होने जा रहा है। अभी तो है। फिर नहीं, सारे मंदिरों का कहाँ है? पद्मनाभ मंदिर का सरकार के हाथ सारे में। मंदिर मतलब वो तो फिर बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। मैं वही मंदिरों मठों की संपत्ति बात, तो है ही। जब आप वक्फ पे जब करते हैं तो सारे मंदिर मस्जिद आ जाते हैं। मैं ये भी एक चीज़ कर दूं, जो सर ने कहा अभी, अखिलेश जी ने, कि सारे कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, जो संपत्तियां हैं, अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार जो ला रही है, जो विधेयक, हाँ, जो ला रही है, उससे ऐसा नहीं है कि उनकी सारी संपत्तियां छीन जाएंगी। उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि होनी चाहिए थी, जो असीमित शक्तियां मिली थी। जैसे कि अगर वक्फ किसी ज़मीन के बारे में ये कह दे कि ये ज़मीन हमारी है, तो फिर आप जो है उस चीज़ के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते, ऐसी शक्ति नहीं देनी चाहिए। हाई कोर्ट तो जा सकते थे, ऐसा नहीं, है। नहीं, हाई नहीं, कोर्ट जा सकते थे। नहीं जा सकते हैं, तब आप इसको करेक्ट तमाम करिए। पुराने केसेस में हाई कोर्ट गए। आप गए होंगे, फिर वहाँ से आप लौट जाएंगे। आप एक बता रहे हैं 1995 के बाद 2013 में जो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी किया, आप इसको करेक्ट करिए। ऑन एयर आप बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, इसको आप करेक्ट करिए कि आप नहीं जा सकते। और इसीलिए बीजेपी जब ऐसे मुद्दे को उठाती है तो उसके प्रति उसको हिंदू सहानुभूति मिलती है कि आप इस तरह की शक्ति कैसे दे सकते हैं कि कोई ज़मीन वक्फ अगर कह दे कि ये हमारी है, और किसी मंदिर या किसी मस्जिद या मज़ार या दरगाह के पास हो, अगल बगल किसी की हो, कि वो हमारी हो, मुसलमान की भी हो सकती है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अगर वो कह दे कि ये हमारी है, उस स्थिति में आप किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही जाकर अपनी दलील देनी पड़ेगी। तो आप वक्फ बोर्ड के सामने जाएंगे तो फिर क्या होगा? उन्हीं का शहर, वहीं मुद्दई, वहीं मुंसिफ, हमें यकीन है कि हमारा कसूर निकलेगा। तो जिसकी ज़मीन जाएगी वो, उसके लिए ये नियम, अगर वक्फ बोर्ड में बदलाव होता है, बेसिकली वक्फ ट्रिब्यूनल था वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब वक्फ ट्रिब्यूनल आप जाते थे, तो वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ विवाद बोर्ड की के पास स्थिति ही में। था। आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं था। जो आपने डाली है, जेडीयू साफ क्यों नहीं कर रही है कि हम बिल सर्कुलेट नहीं हुआ है, बिल अभी नहीं आया बिल ना। आएगा, फिर हम देखेंगे, फिर फैसला लेंगे। देखिए मोटे कोई इसमें कोई पेश तो नहीं है। पेश यही है कि देखिए अभी तक तो स्कोप एक रहता ही है जब तक बिल नहीं आएगा, क्योंकि आप ये जानते ही हैं, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, कि जेपीसी जो रिकमेंडेशन देती है मोटे तौर पर उसको बिल में समावेश कर लिया जाता है। इस मामले में यही हुआ कि जो 14 अमेंडमेंट आए हैं, वो जो जेपीसी ने पारित की है, वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो यानी जो अमेंडेड बिल है इन 14 सिफारिशों संशोधनों के साथ, वो कैबिनेट क्लियर कर चुका है, तो वही आना है। तो जो दो मुद्दे थे जिसको लेकर जेडीयू कह रही थी कि भाई ये इनको ध्यान देना चाहिए, वो दोनों सुझाव तो हैं, उनमें मान लिए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमें, आप पहले अपनी बात आप कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, इसमें क्या कि थोड़े हमें अर्थशास्त्र भी समझना चाहिए, इकोनॉमी का फैक्टर भी इसमें। हमने पॉलिटिक्स तो बहुत बात कर ली, हमने टेक्निकल बातों पे बहुत बात कर ली, लेकिन आप इसका अर्थशास्त्र भी समझिए। सच्चर आयोग बना था, सच्चर कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसका एक आंकड़ा है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि कितनी संपत्ति है। करीब 8,72,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ज़मीन कितनी है? करीब 38 लाख
एकड़ ज़मीन जो है, 10 लाख एक नहीं जो 10 लाख एकड़ जो ये वाली ज़मीन, उसमें भी अलग अलग तरीके होती है ना, उसमें 8,72,000 तो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड जो है वो 8,72,000 है, और इनके पास करीब 38 लाख एकड़ की ज़मीन है। अब सच्चर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उसने ये कहा था, सच्चर कमेटी 2006 में, उसमें ये कहा था कि ये जो 5 लाख के करीब जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, इसकी जो आमदनी है वो 163 करोड़ रुपए है, यानी रिटर्न केवल 2.7% का रिटर्न है। 5 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज से केवल 163 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। अगर आप इस आंकड़े को देखा जाए, अगर इनका ठीक से उपयोग किया जाए, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज से उसी समय के हिसाब से 2006 के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ये 2006 का आंकड़ा है। अब आप आज 2025 में हैं, आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि अगर इसका ठीक से उपयोग हो सके वक्फ प्रॉपर्टी का, तो कितनी बड़ी इनकम जो जनरेट हो सकती है। और वो इनकम जनरेट होकर उसका फ़ायदा आखिर किसको मिलेगा? सबसे पहले तो मुसलमानों को ही मिलेगा, जिनकी प्रॉपर्टी पर जिनका अधिकार है, तो उन्हीं के उपयोग के लिए इसको काम में लाया जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र भी समझना चाहिए और ये समझाना भी चाहिए कि कैसे इसका ठीक तरीके से उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें बस मैं एक चीज़ बताऊं कि ये मुद्दा आर्थिक से ज़्यादा मूलतः राजनीतिक है, और राजनीतिक इसलिए है कि अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान है। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि अगर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने इस तरह की चीज़ें नहीं की होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। तो उसका परिणाम मुसलमानों को भी भोगना पड़ रहा है और कांग्रेस को भी भोगना पड़ रहा है। अब रहा कि जो आर्थिक सवाल अखिलेश जी ने कहा, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक चीज़ ये लगता है कि सारा सुधार सिर्फ मुसलमानों में ही क्यों किया जाता है? सुधार तो सबका होना चाहिए, जो हिंदू धर्म का हो, ईसाइयों का हो या सिखों का हो। यदि आप सर्वसमावेशी करें और धर्म, तब तो समझ में आता है। लेकिन जब आप एक ही समुदाय पर सारी चीज़ें केंद्रित कर देते हैं तो कई अच्छी नीयत से किए गए काम भी बहुत ख़राब लगने लगते हैं। सर, उसमें एक तथ्य की जो बात हो रही थी कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते। जो एक्सप्लेनर पीआईबी पे आया था उसमें था कि अंडर द एक्ट डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल आर फाइनल एंड अपील्स अगेंस्ट दिस डिसीजन इन कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड। द हाई कोर्ट कैन कंसीडर मैटर्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड on an application by the board or an aggrieved party। मीन्स हाई कोर्ट में जाने का ऑप्शन था विद इन 90, ये था बिल लिमिट्स प्रोविजन फाइनल ट्रिब्यूनल ऑर्डर में बी अपील्ड इन हाई कोर्ट विद इन 90, मतलब 90 दिन के अंदर आप चैलेंज करते हैं तो आप जा सकते हैं। 90 दिन के बाद एक चीज का फैसला अंतिम था, ये भी इसमें ऐसे लेकिन नहीं आप ये बताइए, नहीं ये नॉर्मल बताइए, सिविल कोर्ट में नहीं जा आप एक सकते। लाइन में हमको बोलिए। आप उस ना तकनीकी चीज़ों में मैं नहीं जानता यहाँ पर वो कानून के कितने जानकार, मैं तो नहीं हूँ। आप ये बताइए कि जो कुछ लिखा गया है वो अपने आप में बता रहा है कि नहीं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा इसको बनाया गया। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? 90 दिन का आपको अपील का राइट था ना हाई ये कोर्ट में। सरकार वो मैं बता रहा हूँ कि नरसिम्हा राव ने बहुत बेड़ा गर्क किया, शायद इसीलिए उनको भारत रत्न मिला होगा। 2013 में तो मनमोहन सिंह नहीं, मैं नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था। 1995 में उन्होंने खेला कर दिया था, मनमोहन सिंह ने उसको विस्तार दिया। तथ्य जो है, मैंने पहले तो तथ्य की बात है, जो हम लोग इस बात को लेके एक असमंजस है कि वक्फ के आदेश को चुनौती दी जा सकती है या नहीं। चुनौती दी जा सकती है शायद, आप ये बता रहे हैं। अब इसकी राजनीति, उसको कितनी ताकत दी गई जिस पे आप बोल रहे हैं, बात सही है अपने आप में कि, लेकिन मुसलमानों का बेड़ा गर्क तो बहुत सारे लोगों ने किया है और उसमें सिर्फ नरसिम्हा राव वाली बात जो कही आपने, बाबरी मस्जिद से हाँ, वो अतिरिक्त अधिकार किसी को नहीं देने चाहिए। लेकिन जो पूरा का पूरा आंदोलन राम मंदिर का चला है, उसमें अगर बेड़ा गर्क शब्द को इस्तेमाल किया जाए तो लगेगा कि सबसे ज़्यादा मजाक हमारे कानून और संविधान का वहीं उड़ाया गया है। हमारी संसदीय प्रतिज्ञाओं का, सुप्रीम कोर्ट में दी गई की गई शपथों का, और कभी वहाँ मंदिर देखा जाए, मतलब तरह तरह की बातें कही गई। उसके बारे में जाएंगे तो एक अलग मसला हो जाएगा। ये सच है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून बने निश्चित तौर पे बनना चाहिए, लेकिन उसके पहले इतने संजीदा मुद्दे पर वाकई एक पूरे समुदाय को ठीक से कन्विंस करने की ज़रूरत थी, उसका भरोसा जीतने की ज़रूरत है। और किसी को कोई अपनी कुछ बात फाइनल कुछ कहना है? सर, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मतलब अभी 3 दिन बाकी हैं।
और ये देखिए, बीजेपी के लिए ये पहली अग्नि परीक्षा है इस सरकार के लिए। 240 के नंबर के साथ आप आए हैं, आप बैसाखी के सहारे 273 का आंकड़ा आपने पार किया। बीजेपी कच्ची गोटियां नहीं खेलती है। मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि अगर वो, उनको पता है कि 33 का आंकड़ा कम है, और 33 का आंकड़ा नीतीश से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से, मांझी से पूरा हो रहा है, तो उन सबको भरोसे में लिया होगा, उन सबसे बात की होगी, तभी आगे बढ़ गए होंगे यहाँ तक। इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी बनी, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, इसीलिए 14 के 14 विपक्षी अमेंडमेंट को खारिज कर दिया गया। 44 सॉरी 14 इनके एक्सेप्ट कर लिए, 14 सत्ता पक्ष के एक्सेप्ट कर लिए गए। हाँ, विपक्ष का एक भी अमेंडमेंट नहीं माना गया। तो ये सब चीज़ें दिखा रही कि होमवर्क पूरा है, पर होमवर्क से आप अपना ये बिल तो भले पास करा लें, अपनी बात साबित कर दें, पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे बिहार का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में पोलराइजेशन होता है, वहाँ पे अगर पूरा का पूरा मुसलमान तबका चला गया आरजेडी कांग्रेस के पास, जो कि इन दिनों में जा रहा है, जैसा कि दिखा 24 के चुनाव में, तो नतीजे उल्टे हो जाएंगे नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ दिख रही हैं आजकल पब्लिक फोरम में, वो उनकी लोकप्रियता को दिन पर दिन कम करती जा रही हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होगा कि फ़िलहाल के लिए इस बिल को भले ही स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी जाए, पर पास शायद नहीं कराएगी बीजेपी, इतनी बड़ी रिस्क अभी नहीं लेगी इस सत्र में ना कराए। हाँ, वो बिहार के नतीजों के बाद, विंटर के आखिरी सत्र में। एक चीज़ खाली मुझे ये लग रहा है बिहार में, कि बिहार में अगर धर्म के नाम पर, अगर वक्फ बोर्ड के बहाने ही अगर ध्रुवीकरण होगा, अगर ध्रुवीकरण हो गया, तो मैं थोड़ा सा सुमित जी से डिफर करूंगा। मुझे लगता है कि तब बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ये तो देखिए, बिहार के बारे में जब मैं कुछ बोलता हूँ तो वो दर्शक बोल देते हैं कि इनको तो बिहार की कोई समझ है नहीं, लेकिन यहाँ मैंने इनको सुना है, यही कह रहे थे कि बिहार वो राज्य हाँ, कि वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होता है। क्योंकि मैंने 2015 के चुनाव में देखा है, 2015 के चुनाव मैंने देखा, मैं रहा वहाँ पर काफ़ी समय, और वहाँ पर बीजेपी ने खूब कोशिश की थी कि अगर यहाँ पर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, ये सारी बातें, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। वो नहीं सर, उसकी वजह थी नहीं, नीतीश कुमार, मुस्लिम वोट मिलेगा या नहीं, नहीं सारा दारोमदार। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है कि नीतीश कुमार आज भी अपनी अस्वस्थता के बावजूद इस स्थिति में अभी हैं कि वो जिधर रहेंगे उधर का पलड़ा भारी दिखता है। तो 3 पार्टी में 2 एक साथ रहेंगे तो वही जीतेगा। बिल्कुल, तो वही बात है। तो इसीलिए अभी जिस तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, अमित शाह से भी बोले हाँ कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, तो अगर वो बीजेपी के साथ रह जाते हैं चुनाव तक, हालांकि कह तब ये ये सब ना बिहार के चुनाव जो एक तरफा लगता है ना कि 3 में 2 एक हो गए तो क्या चुनाव होगा, लेकिन कुछ मसाला आ रहा है। लेकिन जो बाबा ने बात की ना हाथ पकड़ने वाली, नीतीश कुमार वाली, उस पर एक चीज़ मैं कमेंट करना चाहता हूँ। कल की अगर तस्वीरें आपने देखी हो, जिस मंच पर अमित शाह जी और नीतीश कुमार साथ साथ बैठे हैं, उन दोनों के बीच की कुर्सियों की दूरी देखिए, वो इतनी कुर्सी की दूरी है कि आप और मैं एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर की उंगली पकड़ के बैठ गए थे, याद है, नीतीश कुमार पीएम का हाथ पकड़ के उंगलियां देखने लगे थे उनकी। तो नीतीश कुमार की जो भी स्थिति दिखाई देती है, प्लस वो महिला को जब अवार्ड दे रहे थे तब उन्होंने क्या किया, पूरा महिला को कंधे पे हाथ रख के घुमा दिया, कंधे पे हाथ रख के, पहले हाथ पकड़ेंगे, कंधे पे हाथ रख देंगे महिला के, ठीक। फिर सम्राट चौधरी पीछे क्यों आए हाथ हटाने के लिए, सम्राट चौधरी ने बदमाशी की। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। एक तथ्यात्मक थोड़ा सा एक चैलेंज भी आया चर्चा के दौरान, जो सर ने कहा कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट राइट नहीं था। हालांकि वो मुश्किल राइट था, लेकिन कोर्ट ने मौजूदा कानून में उसको आसान बनाया, जो केंद्र सरकार कानून लेके आई है। अब जो स्पष्ट मैं भी कर दूं कि जो नया संशोधन है उसमें 90 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं, जो पहले मुश्किल रास्ता था, आपको हाई कोर्ट के पास जाना होता था। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।